Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the important terms used while calculating probability. तो probability को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसको डिस्कस करने से पहले आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमें समझना जरूरी है कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी को। तो प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के प्रोसीजर को डिस्कस करने से पहले हम कुछ सर्टेन टर्म्स को यहाँ डिफाइन करेंगे जो बहुत ज़रूरी है और बिना उनके आप प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को फोकस नहीं कर सकते, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो इनमें से द वेरी फर्स्ट टर्म इज दैट इज एक्सपेरिमेंट एंड इवेंट्स। क्या कॉन्सेप्ट है एक्सपेरिमेंट का और क्या कॉन्सेप्ट है इवेंट्स का? द टर्म एक्सपेरिमेंट रेफर्स टू डिस्क्राइब एन एक्ट which can be repeated under some given conditions. Random experiments are those experiments whose results depend on chance, such as tossing of a coin, throwing a dice. The result of a random experiment are called experiments outcomes. यानी कि एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ? वो पर्टिकुलर एक्ट जिसे सेम गिवन कंडीशंस में अगेन एंड अगेन रिपीट किया जा सके उसे हम एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। और रैंडम एक्सपेरिमेंट वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनके रिजल्ट्स चांस पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हमने एक कॉइन को टॉस किया या एक डाइस को हमने थ्रो किया या 52 कार्ड्स के एक पैक में से हमने किसी एक कार्ड को ड्रॉ किया। तो ये सब क्या है? ये सारी रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कहलाते हैं क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो चांस पर डिपेंड करते हैं। और रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट निकल कर आता है उसे हम एक्सपेरिमेंट के आउटकम के नाम से जानते हैं। दैट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं अगर किसी एक्सपेरिमेंट में जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उन्हें आप एडवांस में जानते हैं और किसी भी आउटकम को सर्टेनिटी के साथ में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? मैं रिपीट करता हूं एक बार फिर से। अगर किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में आप पॉसिबल आउटकम्स, यहां एग्जैक्ट आउटकम्स की बात नहीं हो रही है, पॉसिबल आउटकम्स की बात हो रही है। पॉसिबल आउटकम्स को अगर एडवांस में जानते हैं और आउटकम्स को सर्टेनिटी के साथ में प्रेडिक्ट नहीं किया जाता, कोई भी आउटकम ऐसा नहीं है जिसको आप सर्टेनिटी के साथ में प्रेडिक्ट कर सको, तो हम इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। और जो आउटकम्स निकल कर आते हैं इन्हें हम इवेंट कहते हैं, ठीक है? या फिर इन्हें हम चांस इवेंट्स का नाम भी देते हैं। इवेंट्स को जनरली कैपिटल लेटर्स ABC से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक बैलेंस्ड डाइस की बात करता हूं, उसको अगर टॉस किया जाता है तो किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर के अकर होने को हम रैंडम इवेंट का नाम देंगे। चाहे एक नंबर है, चाहे दो नंबर है, चाहे 3 है, चाहे 4, 5 या 6 है, किसी भी पर्टिकुलर नंबर के अकर होने को हम रैंडम इवेंट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है? नाउ कम टू द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या कॉन्सेप्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का? टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इनकॉम्पिटेबल व्हेन both cannot happen simultaneously in a single trial, or in other words the occurrence of any one of them precludes the occurrence of the other। यानी दो इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इनकॉम्पिटेबल इवेंट्स कहेंगे जब दोनों इवेंट एक साथ अकर नहीं हो सकती हैं सिंगल ट्रायल में। यानी कि अगर हमने सिंगल ट्रायल लिया और अगर सिंगल ट्रायल में दो इवेंट्स ऐसी हैं जो एक साथ अकर नहीं हो सकती हैं, हैपन नहीं हो सकती हैं, तो ऐसी इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का नाम देंगे। या फिर अगर कोई भी एक इवेंट ऐसी है जिनका जो अकरेंस है वो दूसरी की अकरेंस को प्रिक्लूड करता है,
दूसरी की अक्रेंस और पहली की अक्रेंस सिंगल ट्रायल में फॉलो नहीं की जा सकती है, तो हम ऐसी दोनों इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की कैटेगरी में रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने एक सिंगल कॉइन को टॉस किया, तो सिंगल कॉइन को टॉस करने के बाद आइदर हेड कैन बी अप और टेल कैन बी अप, बोथ कैन नॉट बी अप एट द सेम टाइम। या तो हेड आएगा ऊपर की साइड में या फिर टेल आएगा। क्या हेड और टेल एक ही ट्रायल में एक साथ ऊपर आ सकते हैं? देन यू विल से दैट इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हेड और टेल दोनों कैसी इवेंट्स हो गई? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गई। ऐसे ही मैं एक पर्टिकुलर पर्सन के केस में अलाइव और डेड की बात करता हूं, तो एक पर्सन या तो अलाइव रह सकता है या फिर डेड रह सकता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। किसी भी कंडीशन में वो एक ही टाइम पर अलाइव और डेड दोनों नहीं रह सकता। तो अलाइव और डेड ये दोनों कैसी इवेंट हो गई? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई, क्योंकि ये दोनों इवेंट एक साथ अकर या हैपन नहीं हो रही हैं। एक एग्जांपल और ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक डाइस को टॉस किया और उस पर आपने 3 को ऑब्जर्व किया, तो फिर हम सेम टॉस ऑफ डाइस में 5 को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यानी जब आपने डाइस को थ्रो किया है तो या तो उस पर 1 आएगा या फिर उस पर 2 आएगा या फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा। एक साथ सारे नंबर्स एक ही ट्रायल में पॉसिबल नहीं है। 1 और 2 दोनों नंबर एक साथ एक ही ट्रायल में नहीं आ सकते, अलग अलग ट्रायल में तो आ सकते हैं, लेकिन एक साथ एक ही ट्रायल में दोनों नंबर्स अकर नहीं हो सकते। तो इसी वजह से ये जो 3 या 5 नंबर आना है या 6 की अकरेंस होनी है या फिर 4 की अकरेंस होनी है, तो ये सारी इवेंट्स कैसी हो गई? ये सारी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गई। अगर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को ए और बी से डिनोट करें, हम ये मान लें कि 2 इवेंट्स हैं ए और बी जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग P of AB that will be equal to 0, यानी कि probability of occurrence of B A and B both in a single trial, ये मतलब वो P of AB का, और ये किसके बराबर होगी? It will be equal to 0। किस केस में? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के केस में। और इसके साथ साथ हमें क्या ध्यान रखना है, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं इनको हम एक प्रॉपर वर्ड से कनेक्ट करते हैं, और वर्ड क्या है? आइदर और। तो जहां भी आपको थ्योरी में आइदर और वर्ड दिखाई दे जाए इवेंट के साथ में, तो आप समझ लीजिए कि ये आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दे रखी हैं। यानी कि मान लीजिए कि ए, बी और सी ये 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो हम इनको कैसे डिनोट करेंगे? ओनली इफ आइदर ए और बी और सी कैन अकर, यानी कि या तो ए अकर हो रही है या बी अकर हो रही है या फिर सी अकर हो रही है। तो आइदर और से कनेक्टेड है ये तीनों एक्टिविटीज, तीनों इवेंट्स। तो इसी वजह से इन तीनों इवेंट्स को हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन प्रोबेबिलिटी, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। पहले बात करेंगे हम यहां पर अबाउट द इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। 2 or more events are said to be independent when the outcome of one does not affect and is not affected by the other. For example, if a coin is tossed twice, the result of the second throw would in no way be affected by the result of the first throw. Similarly, the results obtained by throwing a dice are independent of the results obtained by drawing an ace from a pack of cards. यानी कि 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स तब कहेंगे जब एक का जो आउटकम है वो दूसरी के आउटकम से ना तो अफेक्ट हो रहा है और ना उसको अफेक्ट कर रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया? एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपने एक कॉइन को
2 बार टॉस किया, तो सेकंड थ्रो का जो रिजल्ट होगा वो किसी भी तरीके से फर्स्ट थ्रो के रिजल्ट को ना तो अफेक्ट करेगा और ना ही उससे अफेक्ट होगा। तो हम इन दोनों इवेंट्स को क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल बताता हूं आपको मैं। मान लीजिए कि आपने एक डाइस को थ्रो किया और उससे आपने कोई पर्टिकुलर रिजल्ट ऑब्टेन किया, तो ये जो रिजल्ट होगा वो अलग होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। किससे? अगर हम एक पैक ऑफ कार्ड्स में से एस को ड्रॉ करते हैं तो उसके रेफरेंस में जो रिजल्ट आपने ऑब्टेन किया है वो डाइस को थ्रो करने से ऑब्टेन किए गए नंबर से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो ये दोनों इवेंट कैसी हो गई? दीज इवेंट्स आर नोन एज द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पॉइंट क्लियर हो गया अब तक? अब हम बात करेंगे अबाउट द डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। Dependent events are those in which the occurrence or non-occurrence of one event in any one trial affects the probability of other events in other trial। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर एक इवेंट के अकरेंस या नॉन अकरेंस की वजह से दूसरी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे ट्रायल में अफेक्ट हो रही हो तो हम इसको डिपेंडेंट इवेंट की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, दिस विल ऑल्टर द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड ड्रॉन इज एन एस। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपने एक प्लेइंग कार्ड के पैक में से कार्ड को ड्रॉ किया और इसको आपने रिप्लेस नहीं किया, और उसके बाद अगर आप दूसरा कार्ड ड्रॉ करते हो और उसकी प्रोबेबिलिटी को काउंट करते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी पर इसका बिल्कुल अफेक्ट पड़ेगा, चेंज हो जाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल इसका और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इसी के रेफरेंस में। मान लीजिए कि आपने 52 कार्ड्स के पैक में से क्यून को ड्रॉ किया, तो क्यून के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52, क्योंकि कितनी क्यून्स होती हैं? 4 क्यून्स, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52। तो हम नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स को काउंट करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो फेवरेबल इवेंट्स कितनी है? 4, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी है? 52। तो 4/52 यानी कि 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है? अब हमने कार्ड को रिप्लेस नहीं किया। अगर कार्ड को रिप्लेस नहीं किया और फिर हमने अगेन क्वीन को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी को काउंट किया, तो अगेन क्वीन को हम ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो 4 में से कितनी क्वीन रहेंगी? 3, क्योंकि कार्ड को रिप्लेस नहीं किया गया है। और 52 में से कितने कार्ड रहेंगे? 51 कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अगेन क्वीन को ड्रॉ करने की? 3/51, एंड 3/51 दैट इज इक्वल टू 1/17। तो इस तरह से जो प्रोबेबिलिटी है दूसरे ट्रायल में वो क्या हो गई? वो चेंज हो गई, नहीं हो गई? अफेक्टेड है वो, पहली इवेंट पे डिपेंड कर रही है। तो जब दूसरी ट्रायल में प्रोबेबिलिटी हम काउंट कर रहे हैं और वो पहले ट्रायल की प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करे तो ऐसी इवेंट को हम डिपेंडेंट इवेंट का नाम देते हैं। ओके, द रेस्ट ऑफ द important terms used in probability we will discuss in the next lecture. Okay, thank you.